आज मैं अभी देख रहा था कि व्हाट्सएप अपने दो तीन स्टूडेंट्स ने अपने अपने क्वेश्चंस को रखा है। एक कविता जी ने लिखा है कि पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, कि क्या लाल किताब से पता चलता है या नहीं चलता है। अभिषेक जी ने जो है दशाओं के, सॉरी, वर्षफल कुंडली के बारे में लिखा है। महीना कुंडली, सप्ताह कुंडली, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली, उस तरह की चीज के बारे में। और एक क्वेश्चन शायद सुनीता शर्मा जी का है कि क्या किसी बच्चे का करेक्टर समझा जा सकता है क्या, और क्या वो उसको नशे की आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, घर से दूर जाके कैसा रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहने देना चाहता हूं कि इन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, पर सबसे ज्यादा जो बेहतरीन मुझे सवाल लगा वो जो लगा करेक्टर को समझने की। हमारा उस पर कभी क्लास नहीं हुई लाल किताब में, और मैं वैदिक में तो बार बार कहता हूं, आपकी ज्योतिष की जो शुरुआत होनी चाहिए उसका फर्स्ट स्टेप ये हो कि आप जिस व्यक्ति की भी जन्म पत्रिका देख रहे हैं उसका स्वभाव, उसके अंदर के गुण, उसका चरित्र, ये आपको फर्स्ट स्टेप पर क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की अंतरात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लाइफ के इवेंट्स जो होते हैं वो भी आपको कभी पकड़ में नहीं आएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इस बारे में कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है, कैसा उसका चाल चलन है, कैसी उसकी विचारधारा है, कैसा उसका खान पीन है। ये सब बातों पर विचार होना चाहिए। तो सुनीता जी जो सुन रही हैं, मैं आप ही के क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ। सुनीता जी आज क्लास जो शुरू कर दी है, और कविता जी का जो प्रश्न का उत्तर है वो तो बहुत छोटा है, मतलब वो तो बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा। प्रणाम गुरुजी। मुझे एक्चुअली लाइफ पर्पस के कहने का मतलब है कि जैसे कहते हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे कुछ लोग मोक्ष के लिए जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो वो मुझे पूछना है। और दूसरा कहते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि चार धाम की यात्रा जो करते हैं उनको मोक्ष मिलता है। तो ये सब मतलब सही में होता है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं? मुझे ये प्रश्न पूछना था मेन। तो इसलिए पहली, मैं इन सबसे भी बड़ा प्रश्न है, क्या हम मोक्ष चाहते हैं? मिलता है या नहीं मिलता है वो एक अलग चीज है, वो एक अलग कंसेप्ट है। पर क्या हम हृदय से चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए? मोक्ष कभी भी किसी विधि का मोहताज नहीं है। मोक्ष किसी विधि का, किसी विधान का, किसी पाठ पूजा का मोहताज नहीं होता, ना ही किसी तीर्थ यात्रा का मोहताज हो, चाहे वो कोई भी धाम की यात्रा हो। ये सारी यात्राओं के लिए इसलिए बताया जाता था कि जो धाम होते थे यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान मिला करते थे, बड़े अच्छे साधु संत ब्राह्मण मिला करते थे इन धाम पर। तो जो आम जनता जो होती थी, अब गांव की, कस्बों की, उनको यही कहा दिया जाता था कि अगर मोक्ष का ज्ञान चाहिए तो आप चार धाम की यात्रा, मतलब वो एक ऐसा प्लेस है जो लोग चाहते हैं तो वहां पर ज्ञानी जन मिलेंगे, आप तपस्वी लोग मिलेंगे जिनको इन शास्त्रों का और कुछ प्रैक्टिकल अनुभव, कुछ साधनाओं के अनुभव से जो उनको प्राप्त हुआ है वो उनको बता सके। समझ गए बात को? अगर आप आज के दौर में कहें कि आप फलाने तीर्थ पर जाएं तो आपको मोक्ष मिलेगा, ये मूर्खता से बढ़कर के और कुछ नहीं होगा। मोक्ष तो आपको अपने कर्म के अनुसार ही मिलेगा। अगर आपके कर्म गलत हैं, चाहे आप तीर्थ स्थान पे ही पैदा क्यों ना हो जाओ,
उससे क्या होने जाने वाला है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मछली जो है कभी कभी पानी में रह के भी प्यासी रह जाती है। आपको पता है वो पानी नहीं पी पाती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेती, पानी नहीं पीती, जबकि वो पानी में ही रहती। पर्पस ऑफ लाइफ कैसे पता करते हैं, ये इसका मायने है कि आप इस संसार में आए हैं तो आपकी जो आत्मा है, तो जो आपकी सोल है, उसका पर्पस क्या है। इसको वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र के द्वारा देखा जाता है, और लाल किताब में इसको देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। सूर्य को हमारी आत्मा कहा है, सूर्य हमारी आत्मा है। अब ये देखो, जन्म पत्रिका में जिस भाव में भी सूरज बैठा है, वो भाव कौन सा भाव है, उस भाव में ही से रिलेटेड ही आत्मा इस पर्पज को पूरा करने के लिए आई है। जैसे सूर्य सप्तम भाव में किसी का बैठा है, तो इसका मतलब उसको दाम्पत्य जीवन में बंधना है और कष्ट उठाना है। दाम्पत्य जीवन में बंधना है और कष्ट उठाना है। ये उसका पर्पज क्या हो गया कि उस घर गृहस्थी को चलाना है। दुखिया रहेगा पर चलाना है। शादी भी नहीं टूट सकती, भाग भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, और उसको पूरा करे बगैर वो जा नहीं सकता। ये पर्पज, अगर इसको डीप में समझना है तो हम यहाँ पर थोड़ा वैदिक को मिक्स कर सकते हैं कि हमारे पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव ये धर्म भाव है। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव ये हमारा अर्थ है। और तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव ये हमारा अर्थ है, काम है। और 4, 8, 12 ये हमारा मोक्ष है। देखो सूरज कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है। काम त्रिकोण में बैठा है कि अर्थ त्रिकोण में बैठा है। अगर 2, 6, 10 में बैठा है तो अर्थ यानी फाइनेंस, कैरियर, जॉब, उसमें ऊंचे स्थान पर पहुंचने का एक अपना पर्पज रहता है। तो इसी तरीके से हम इस संसार में आने के बाद आपकी सोल का जो पर्पज है, वो इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सुनीता जी का है, ले तो हम उनका पहला रहे थे, पर आपका बीच में डाल लिया, कोई बात नहीं। कितने लोगों को कुंडली देख करके सामने वाले के नेचर को पता लगाना आता है? बताइए, आपके सामने कुंडली हो, किस व्यक्ति के बारे में क्या बता सकते हैं? पहले आइडिया भाव बता। से पहले भाव से। पहला भाव, वेरी गुड। और गुरुजी, हाँ, दूसरे भाव मून से से, उसकी खान चंद्रमा पान से। पता चलेगा। है। दूसरे भाव से उसकी खान पान की पता चलेगा, किस तरह की खान पान होगी। ठीक है गुरुजी, जी, प्रणाम। प्रणाम। लग्न देखकर, क्योंकि लग्न के से व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है। आप लाल किताब से बात करो ममता जी, अब लगन नहीं देखना। सर, आपने बताया था कि लगन वो लगन मतलब पहला खाना वो है जो हम अपने में दूसरों को बताते हैं, वो है जो हम दिखाते हैं। और चंद्रमा से वो जो उसकी मन की स्थिति है, वो क्या सोच रहा है, वो पता चलेगा। वेरी गुड। नवमान से नहीं, नमाज का अब लाल किताब कोर्स में बैठे हो, नमाज चले आए। देखिए, पढ़। समझिए बात को। हाँ, यहाँ पे समझने तीन फैक्टर क्या क्या है वो समझना। पहला तो है पहला खाना, जो आपके उस स्वभाव और उस प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है
जिस स्वभाव और प्रकृति को आप दूसरों को दिखाते हैं, अर्थात जैसा स्वभाव जैसी प्रकृति दूसरों को मालूम लगती है आपके बारे में, वो पहला खाने से पता लगती है। ये तो है जो आप दिखाई दे रहे हो, कैसे दिखाई दे रहे हो आप, दूसरा आपको कैसे देख रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। मन स्थिति जो है वो चंद्रमा है। अब ये तो मन की स्थिति से भी अलग एक चीज है, वो है आपका आंतरिक गुण, जिसको आप बदल नहीं सकते, जो आपके साथ जीवन से लेकर के मृत्यु तक एकदम बंध जाता है, जिसके लिए कहा गया नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं। नेचर और सिग्नेचर को बदलना बहुत ज्यादा टफ है। वो किस चीज के लिए कहा गया है, तो हमेशा याद रखना वो खाना नंबर 5 है। तो 3 चीजों से व्यक्ति का करेक्टर को समझना बहुत आसान है। लाल किताब, पहला भाव, 5वां भाव और चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है। जो भी ग्रह 5वें भाव में आ जाएगा वो उसके आंतरिक स्वभाव को प्रभावित करने का कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति का मंगल पंचम में आ जाए, अब उसके स्वभाव में क्या आ जाएगी, किस चीज की अधिकता हो जाएगी, मंगल की। पर जरूरी नहीं है कि वो दिखाए। कई बार क्या होता है, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग हैरान भी हो जाते हैं कि किसी का पंचम भाव में मंगल हो, सारे कहेंगे अरे यार इसको तो गुस्सा आता नहीं, ये तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करता। नहीं 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 पंडित जी, आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। ये तो मंगल पंचवे में है पर झगड़ा झुगड़ा नहीं करता, ये तो बड़ा शांत है। वो चीज व्यक्ति वो ही बता सकता है कि उसको क्या होता है, उसके अंदर गुस्सा है तो कितना है, ये वो ही बता सकता है, ये उसके अंतर मन की चीज। पर सेम मंगल, अब समझना मंगल का असर, को पहले भाव पे बिठा दिया, सारी पिक्चर बदल गई। आप समझना इस पूरे केस के अंदर, क्या ये व्यक्ति गुस्से वाला है, तो आप क्या बोलो बताइए। कैसे ज्योतिष में ट्विस्ट आता है, जब हम बहुत बारीकी से ज्योतिष विद्या को नहीं समझते तो बहुत सी चीजें मिस्ड हो जाती हैं हमसे। पहले भाव में मंगल है, वो क्या दिखा रहा है, पंचम भाव में मंगल है, वो क्या दिखा रहा है। अगर मैं आपका एग्जाम लूं और कहूं कि बताओ कौन व्यक्ति गुस्सेल है, लग्न का मंगल। लगने का मंगल। का मंगल टोटल गलत। 5वें का मंगल, 5वें फिफ्थ का हाउस का मंगल, मंगल, यस। फर्स्ट हाउस का, प्रॉब्लमेटिक, फर्स्ट हाउस का नो गुस्सा। नो नो, फर्स्ट हाउस का नहीं। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या हुआ, वो गुस्सा लोगों को करके दिखाता है पर इंटरनली ही इज सो पीसफुल। उसके अंदर गुस्सा नहीं आ रहा, अंदर से नहीं आ रहा, वो ड्रामा कर रहा है, ही इज डूइंग ड्रामा। वो लोगों को डांटने के लिए बुरी तरीके से डांट देगा, शोर मचा देगा, हल्ला मचा देगा, जोर से साउट कर देगा, और जैसे ही सामने वाला बंदा गया वो भी आराम से चाय पी रहा है, उसके अंदर खलबली नहीं है, क्योंकि गुस्सा तो अंदर से आया ही नहीं। गुस्सा तो उसको बाहर दिखाने के लिए था उसके पास, अंदर तो कुछ था ही नहीं। अंदर जो छिपा हुआ है वो मंगल, वो पंचम भाव है। फिर से बोल रहा हूं, आपके अंदर जो छिपा हुआ है वो 5वां भाव है। इसलिए 5वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके रियल नेचर को दिखाता है, जिसे आप इनर नेचर कहते हैं। आंतरिक स्वभाव आपका क्या है। जैसे मैं कई बार, अगर मैं अपने स्वभाव को कहूं तो मेरा स्वभाव क्रिएटिव है,
मैं आर्टिस्टिक नेचर का हूँ, ये मेरा अंदर का है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे बातें करना अच्छा लगता है जिसमें हंसी मजाक। बहुत सीरियस बात मुझे टेंशन देने लग जाती है कि छोड़ यार, कोई आपका एक चुटकुला सुना तो अच्छा अच्छा सुनाओ, बहुत मजा आएगा। ये मेरा आंतरिक स्वभाव है, पर मैं उस चीज को बहुत कम दिखाता हूं, क्योंकि वो मेरे काम के लिए सुटेबल काम नहीं है, वो मेरे काम के लिए बेटर नहीं है। तो मैं क्या दिखा रहा हूं, मैं आपको उस चीज का प्रदर्शन करता हूं जो मैं आपको दिखाना चाहता। पर वो क्या मेरा आंतरिक स्वभाव है? वो मेरा आंतरिक स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। आंतरिक स्वभाव, मुझे शांति बहुत पसंद है, लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, ज्ञानवर्धक बातें, मुझे खुद को सुनना बहुत पसंद है। बोलूंगा तो बाद में, पहले मुझे सुनना बहुत पसंद है। और मैं बहुत अच्छे ढंग से सुनता हूँ, एक सुर तो सब भूल जाता हूँ और फिर मैं उसको ग्रैस्प करता हूँ। उन चीजों में मुझे आनंद आता, प्रेम भरी बातों में मुझे आनंद आता, क्योंकि ये मेरा आंतरिक स्वभाव है। मुझे जिस दिन छुट्टी मिल जाती है, मुझे रसोई में भेज दो, उस दिन बड़ा आनंद आता है, तो मेरे लिए आनंददायक दिन हो जाता है कि आज तो हम खाना बना रहे हैं। तो वो जो रियल स्वभाव क्या है, क्रिएटिविटी को शो करने की आदत। ड्राइंग बनानी हो, पेंटिंग बनानी हो, कुछ क्रिएटिव करना हो, या अपने वीडियो एडिटर के साथ कोई टाइटल को डिसाइड करना हो, ये सब मेरा आंतरिक स्वभाव है, ये बाहरी नहीं है। इसलिए आंतरिक स्वभाव और बाहरी स्वभाव के अंतर को समझना होगा, तो आप एक व्यक्ति के करैक्टर को जज कर पाए। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, वो आपकी मन स्थिति को बता रहा है। 3 चीजों से करना है। अब प्रश्न उठता है कि नशा कौन व्यक्ति करेगा, जो सुनीता जी ने क्वेश्चन किया था। कहीं बच्चा बाहर भेजेंगे तो कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा, किसी की संगत में तो नहीं बिगड़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी संगत में बिगड़ता है? केवल वो ही व्यक्ति के ऊपर असर होगा, हर व्यक्ति संगति में नहीं बिगड़ता, ये समझ लेना। जब हर व्यक्ति साधु के साथ रह करके साधु नहीं बन पाता, अच्छे व्यक्ति के साथ रह करके अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम बुरे के साथ रह के 100% बुरे हो जाएंगे? संगति के असर को फिर भी सबसे ज्यादा गौर किया जाता है, क्योंकि कभी कभी दुर्जन व्यक्ति के साथ रहने से हमारे ऊपर आफत आ जाती है। सपोज करो आप किसी मर्डरर के साथ रहते हो, किसी क्रिमिनल के साथ रहते हो, उसके क्रिमिनल ना फंसे, पुलिस आपको उठा ले जाए, ये संगति का साइड इफेक्ट। अब वो छोड़ तो देगी, पर 2 साल में छोड़ेगी, 3 साल में, 5 साल में, जब समझ में आएगा उनको कि ये तो बंदा कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी लाइफ तो खराब हो गई। ये है बुरा परिणाम। पर क्या आप उस संगति के कारण अपने स्वभाव को बदल पाते? कुछ फर्क पड़ता है? तो आपको अंदर के पंचम भाव में जाना। जो व्यक्ति पहले से ही रेडी तैयार बैठा है कि हाँ हाँ यार, कभी मौका मिले तो शराब पीने का तो मैं पीऊंगा जरूर, अब उसको किसी दिन मौका मिल गया, वो पी लेगा। पर ये चीज बाहरी नहीं थी, ये आंतरिक थी। ये उसके अंतर मन में ये घटना बाय बर्थ बचपन से चलती आ रही थी। जैसे बचपन में कुछ बच्चे, यंगस्टर, कुछ ख्वाब पाल लेते हैं कि अगर हमारा मौका लगेगा, हम बाहर जाएंगे तो हम वहां पे दारू पियेंगे, हम एंजॉय करेंगे, हम फिल्म देखेंगे, हम क्लास बंक मारेंगे, जो जो काम हम अपने शहर में नहीं कर पाए वो हम बाहर जा करके करेंगे। ये अब उनका क्या है, पहले से ही चल रहा है। अब उनको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा, उनको एक भी आदमी ऐसा मिल जाएगा, वो तो अपने रंग में रंग जाएंगे, उनको तो अपना अपने जैसा आदमी मिल गया। पर पेरेंट्स क्या सोच रहा है? पेरेंट्स कहेगा यार अच्छा भला हमारा बच्चा था, कितना बढ़िया भेजा था, 90% से ऊपर के मार्क्स से, पट्टा जाके कॉलेज में, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाकर के बिगड़ गया।
यही तो बोलेंगे हम लोग। पर मेडिकल में तो इतने बच्चे भी तो जा रहे हैं, क्या सारे ही सिगरेट पियेंगे, क्या सारे ही दारू पियेंगे? इंजीनियरिंग में इतने बच्चे जा रहे हैं, क्या सारे ही दारूबाज होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं होता एब्सोल्यूट। पर फिर भी माँ बाप, सोसाइटी ये सोचते कुछ गलत संगत मिल गई, वहां पे ऐसा हो गया। क्योंकि माँ बाप जो है अक्सर अपने बच्चे का कसूर मानते ही नहीं, वो दूसरे बच्चों का कसूर मानते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ है, बहुत सीधा है, वो तो गड़बड़ कर ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल एकदम टेडी बियर की तरह गया था, ये यहाँ कैसे एकदम से जवानी के चक्कर में दारू पीने लग गया? ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई जरूर दूसरा बंदा है ना, ऑलवेज दूसरा है कोई। तो बस वही चीज है। अदरवाइज आप इसको बड़े अच्छे से जज कर सकते हो। अगर पंचम भाव कमजोर है, अगर पंचम भाव कमजोर है, फिर से बोल रहा हूं, तो अंतर का चित्त जो है कमजोर है, आंतरिक चित्त कमजोर है। वो दूसरे के संगत में या जैसा एटमॉस्फेयर उसे मिलेगा, उस एटमॉस्फेयर से प्रभावित हो सकता है। ऐसे बच्चों पे नजर रखने की जरूरत है। पर किसी का भी पंचम भाव अगर मजबूत है, बच्चे को कहीं छोड़ दो, कैसे शराबियों के बीच में, कबाबियों के बीच में, शराबियों के बीच में, जैसे मर्जी छोड़ दो आप, बड़े प्यार से निकल करके अपने आप रास्ता चुन करके निकल के बाहर आ जाएगा। वो चीज उसके साथ खराब नहीं होगी। अब आपकी ड्यूटी बताओ, पंचम भाव कैसे देखेंगे आप? नाउ योर ड्यूटी। पंचम भाव सूर्य की सूर्य दृष्टि और गुरु से सूर्य देखेंगे। से एनिमीज नहीं बैठे होने चाहिए। सूरज और गुरु से। सूरज और गुरु से, यानी कि गुरु के शत्रु पूरी, नहीं बैठे होने। यानी कि पूरी जन्म पत्रिका में सूरज और गुरु कहीं पर भी बैठे हों, पर वो वेल प्लेस्ड होने चाहिए, मतलब सही जगह बैठे होने चाहिए, मंदे नहीं होने चाहिए, एक लाइन में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सूरज और गुरु उसका मंदा नहीं होना चाहिए। अगर सूरज और गुरु मंदे नहीं है किसी भी बच्चे के, किसी विद्यार्थी के, नो चांस, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर मद्दे हैं तो कुछ ना कुछ वो आफत पाल लेगा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर सुधरने के लिए आपको दशाओं को इंतजार करना पड़ेगा। दोनों बिगड़े हुए हैं, सूरज भी बिगड़ा हुआ है, गुरु भी बिगड़ा हुआ है, ये सीरियस हो जाएगा। ये तो था किसी गलत संगत का असर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी व्यक्ति के करेक्टर को कैसे जज करते हैं, इसका बताने का तरीका सिंपल, वो है पंचम भाव। समझ में आ गया किसी को? तो बेसिक लेवल पे बताते हैं कि ये पहला भाव स्वभाव का, गुण का, प्रकृति का। पर कौन सा गुण, कौन सा स्वभाव, कौन सी प्रकृति? आंतरिक। तो इंसान आंतरिक। दिखाना, नहीं नहीं, पहला भाव जो दिखाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढना जाते हैं, किसी के घर बुलाया, गए, और मोनिका जी जाती हैं, जैसे मान लो चली जाए, अभी तो बच्चे छोटे इनके, जब जाएंगी तो ये सास बन के जाएंगी, तो क्या मोनिका जी ललिता पवार बन के थोड़ी जाएंगी? ये वहां पे अपना बेस्ट दिखाएंगी कि मैं, आई विल बी द बेस्ट सास, है, मैं तो खुली छूट दूंगी, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, है, बहू चाहे 11 बजे उठे, मुझे कोई टेंशन नहीं, फलाना नहीं। वो तो घर में जाके बताएगी टेंशन है कि नहीं है, पहले आने तो दो उसको घर में। कहने का मतलब ये मजाक की बात है, बट हर आदमी जब कहीं पर जाता है या अपने सामने रिप्रेजेंट करता है, तो अपना बेस्ट शो करता है। ये है फर्स्ट हाउस, बुरा नहीं शो करता। पर जब बुरे ग्रह लगन पर बैठ जाते हैं, वो उसको बुरा शो करवा देते हैं, बेचारे को उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो दिखा देता है कई बार जो वो नहीं दिखाना चाहता। कभी कभी होगा ना, कुछ लोग मेहमानों के सामने भी बिफर जाते हैं, और बाद में सोचते हैं, अरे यार बस दिमाग घूम गया यार, खाम खाई, बस दिमाग खराब हो गया, मुंह से ऊट पटांग निकल गया, ये चीज ठीक नहीं। ऐसा, ये लगन पे बैठा हुआ
ग्रह कर देते हैं। समझ गए बात को? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब लड़का लड़की प्रेम विवाह के लिए प्रेम में होते हैं तो स्वभाव नहीं पता चलता। दोनों के दोनों अपने आप को फर्स्ट हाउस से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपना बेस्ट दिखा रहे होते हैं। लड़की भी अपना बेस्ट दिखाती है, लड़का भी अपना बेस्ट दिखाता है। पंचम भाव का तो बाद में पता चलता है। पॉइंट समझ रहे हो? इसीलिए लव मैरिज में बाद में कई बार झगड़े आ जाते, कई बार। अगर लड़का या लड़की पंचम से एक दूसरे को मिल ले, यानी जो उनके अंतर मन में छिपा हुआ है वो वास्तविकता से एक दूसरे को बता दें, तो मेरे ख्याल से या तो शादी पहले ही टूट जाएगी, होने से पहले। पर अगर हो गई तो उनका सारी जिंदगी झगड़ा रही, मीन्स वो कभी भी अलग होने की नहीं सोचेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आने वाली पीढ़ियों को जरूर समझाओ कि आपको शादी के वक्त अपने होने वाले जीवन साथी से क्या छिपाना और क्या बताना। पंचम भाव जो आपके अंदर है, जो आपकी वास्तविकता है, जो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पंचम क्या है? जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आएगा ही आएगा। अब मान लो पंचम भाव में शनि बैठा है, शनि का नेचर कैसा है? शनि का नेचर सेपरेटिव है। अब सेपरेटिवनेस उसके अंदर भरी हुई है, और कितना छुपाएगा? कूट कूट के कभी ना कभी तीसरे दिन, पांचवें दिन, बेचारा 7 दिन 10 दिन फिर दम घुटने लग जाएगा उसको। वो जब तक अंदर का नहीं दिखाएगा वो कैसे सरवाइव कर पाए? इसलिए आप भी अपने बच्चों की कुंडली में पंचम को देखा करें, इससे पता चल जाएगा बच्चे का मना दशा कैसी है। नहीं तो कई बार हम अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं कि यार ये चाहता क्या है बेचारा, क्या नहीं चाहता है। अगर उसके पंचम भाव में कोई क्रिएटिविटी के प्लैनेट्स हैं तो बच्चा क्रिएटिव है, सिंपल। उसके अंदर फूट ठूस के भरा पड़ा है क्रिएटिविटी। और अगर बच्चे के कोई टेक्निकल ग्रह है तो टेक्निकल चीजें में ज्यादा कामयाब पकड़ जाएगा। तो जो चीज आपको अंदर से अट्रैक्ट करती है ना, वो लंबे समय तक चलती है, चाहे वो प्रेम हो चाहे वो सन्यास हो। ध्यान से समझना, चाहे वो प्रेम हो चाहे सन्यास हो। कभी कभी लोग है ना, कभी कभी मौसम चलता है हिंदुस्तान में, बाबाओं की बड़ी बाबा चल रही होती है, तो हर आदमी बाबा बनने के चक्कर में चला जाता है कि यार बोला कैरियर इसी में अच्छा है, ना पढ़ाई का चक्कर, ना कोई डिग्री मांगता, ना कोई कुछ और मांगता। एक बढ़िया सा कंसेप्ट लेके आओ ढूंढ से, एक अच्छी ड्रेस डिजाइन करवाओ किसी डिजाइनर से, और अपना बिल्कुल डिजाइनर कपड़े पहन करके एक नया सॉन्ग रच करके अपने मीठी मीठी बातें बोलो और एंजॉय द लाइफ। बड़ा बड़ा आश्रम बनाओ और एंजॉय करो। पर वो क्या था? वो आप किसी से इंस्पायर हो गए और होकर के घुस गए, एक ना एक दिन तो फंसोगे। आपके चित्त में जो चीज बैठी हुई है वो एक ना एक दिन आपको फंसा देगी, एक ना एक दिन आपको उलझा देगी। क्योंकि चित्त तो चित्त है ना, चित्त को आप ज्यादा समय तक नहीं दबा सकते। हमेशा ध्यान रखना, ये उसी प्रकार से है जैसे इत्र की खुशबू, जैसे इत्र की खुशबू और जवानी की मोहब्बत और आपका पंचम भाव, जितना मर्जी छुपा लो ये छुप नहीं सकता, ये बाहर निकल के आएगा ही आएगा। कुछ समय तक आप इसको कंट्रोल पेंट पॉइंट करके कर सकते हो कि अरे यार ये लोग चले जाएं फिर बाद में बात करेंगे। जैसे कई पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो और कोई बैल मार दे आकर के, तो सारे पति पत्नी एकदम बिल्कुल ओके, हाँ जी आइए मिश्रा जी क्या हाल है, हैं? वो पत्नी भी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, हाँ भाई साहब बताइए, चाय पत्ती तो अभी है नहीं हमारे पास, है वो हमने मंगवानी बंद कर रखी, जब से झगड़ा चल रहा है। तो वो क्या था? वो एकदम से नॉर्मल हो, और उसके दरवाजा बंद करती फिर वो शुरू हो जाएंगे एकदम अपनी औकात के ऊपर आ जाएंगे। इसलिए पति पत्नी जब घर में होते हैं तो पंचम का दिखावा हो, पंचम का खेल होता है। और जब वो बाहर जाते हैं वो फर्स्ट हाउस के द्वारा दर्शित होते हैं। अब बात आती है कि अक्सर ये होता है कि एडिक्शंस में बंदा कब फंसेगा। जो भी व्यक्ति खुश नहीं होता, अंदर से खुश नहीं होता, वही एडिक्शन की तरफ जाता है।
इस सूत्र को हमेशा याद रख लो। जो भी व्यक्ति अंतर से खुश नहीं, अब कोई बच्चा बचपन से ही फील करता है कि उसके मम्मी पापा उसको प्यार नहीं करते, या उसका भाई बहन उसके साथ बड़ा अन्याय करते हैं, या उसके फैमिली में उसके साथ कोई बड़ा अच्छा प्यार नहीं हुआ, तो उसके मन में गांठ बन जाएगी कि उसे लगेगा कि तुझे प्यार नहीं मिला तुझे फैमिली से। वो बच्चे को जब भी मौका लगेगा वो किसी एडिक्शन में जाने की कोशिश करेगा। इसमें एडिक्शन के पीछे जाने अनजाने में माँ बाप की गलत पेरेंटिंग बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब आप एकदम क्वेश्चन करेंगे, अरे कौन माँ बाप कहता है गुरुजी कि भाई तुम जा करके दारू पी लिया करो, सुट्टा मार लिया करो। नो वन, कोई भी नहीं कहता, कोई भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देता। खुद शराब पीने वाला बाप भी अपने बेटे को नहीं कहता बेटा तू भी लगा लिया कर एक आध गुट, क्यों टेंशन में जी रहा है, मैं भी तो रोज लगाता हूँ, तू भी एक आधा पैक तू भी लगा ले। वो भी नहीं कहता। वो भी उसको कहता है ना 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 ना, ये तो मुझे गलती से गलत आदत पड़ गई, तू चक्कर में मत पड़ जाना। वो भी ये समझाता है। इसके पीछे दो रीजन है मेन। माँ बाप को पेरेंटिंग क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसका ना पता होना, यानी उसके प्रति अज्ञानता। दूसरा, पति पत्नी में आपस में प्रेम ना होना। ये बच्चे को आगे जा करके यंग एज में एडिक्शन की तरफ घुसा सकते हैं। दूसरा, कोई मिस हैपनिंग लाइफ में बच्चे के साथ ऐसी हो जाए यंग एज में जिससे उसका दिल टूट जाए, जिससे उसमें मन उदासी से भर जाए, हताशा से भर जाए, निराशा से भर जाए। चाहे वो कैरियर का मामला हो, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो, दोनों ही मैटर में वो कभी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। इस मामले में चंद्रमा प्राइमरी प्लैनेट है। चंद्रमा का मंद होना, चंद्रमा का पीड़ित होना इस चीज को बढ़ा देता है। शुक्र का खराब होना बहुत जरूरी है एडिक्शन के लिए। चाहे वो एडिक्शन नॉवल पढ़ने का हो, चाहे मूवीज देखने का हो, चाहे कॉफी पीने का हो, चाहे चाय पीने का हो, चाहे शराब पीने का हो, चाहे सिगरेट पीने का हो, आपका चंद्र, आपका शुक्र, ये जो चीज जितनी बुरी तरह पीड़ित होते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा चांस बनते चले जाएंगे। पर केवल इन दो ग्रहों को देख के ही नहीं निर्णय लेना, आपने इनके एंटीडोट्स भी देखने। एंटीडोट्स कहते हैं कि जो व्यक्ति को इसमें नहीं जाने देते, और अगर कोई गलती से चला जाए तो उसको निकाल लाते हैं। वो कौन से प्लेनेट है? दो, सूरज और गुरु। सूरज और गुरु ऐसे प्लेनेट हैं जो इनको बिल्कुल नहीं चाहते कि व्यक्ति में एडिक्शन में जाए, और उसको खींच के निकाल करके लेकर के आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का गुरु ठीक है या सूरज ठीक है और वो किसी दशा की वजह से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी एडिक्शन में चला गया फॉर ए शॉर्ट टर्म, तो जब भी आप सूरज को ताकत बढ़ा देंगे, उसका उपाय में कुछ मत करो, सिर्फ सूरज और गुरु की ताकत बढ़ा। जितना सूर्य की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, जितनी जुपिटर की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, बढ़ाते चलो, उसका एडिक्शन का लेवल कम होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर कर। आपको जब तक प्रॉब्लम का गहराई नहीं पता चलेगी, उसका रूट कॉज नहीं पता चलेगा, जब तक ना आप रेमेडी समझ पाएंगे ना आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। और सुनीता जी बताएं, क्या चीज मैं भूल गया? बच्चे जो बाहर चल के कभी कैरियर के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। घर पर तो गार्डिंग रहती है तो फिर वो बच्चे, बच्चे पढ़ते हैं और देखते हैं, और बाहर चल करके कोई गार्डिंग करने वाला नहीं रहता है तो वो अपनी। वो जब ही होता है जब बच्चा ये ना समझ पाए कि आखिर मुझे करना क्या है। कईयों के साथ ये बड़ी समस्या शुरू से ही होती है। वो एक तरफ पैरेलली पढ़ाई करते रहते हैं, दूसरी तरफ बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं। पढ़ भी रहे हैं और ये भी कंफ्यूज है कि क्या करें।
क्योंकि जिनको लगता है कि यार ये पढ़ने के बाद, मान लो एक बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको लगेगा यार मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, पर दूसरे पल अगर वो सोच रहा है यार डॉक्टर तो मैं नहीं बनना चाहता क्योंकि डॉक्टर में हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा टाइम तक ड्यूटी देनी पड़ती है, तो मामला बहुत गड़बड़ है, तो अब उसका क्या होगा, वो व्यक्ति डावाडोल हो जाएगा और वो कहेगा अच्छा इसमें कोई दूसरी लाइन ढूंढो, और वो दूसरी लाइन के चक्कर में पड़ा रहेगा। इसका मतलब वो कंफ्यूज है अपनी लाइन को लेकर के। तो सबसे पहले बच्चे के घर में ही क्लियर करो और ये आइडेंटिफाई माँ बाप करें कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, किस चीज के अंदर है, और फिर उसके कैरियर को सिक्योर बनाते हुए, उसकी लाइफ को सिक्योर बनाते हुए उसको गाइड करने का प्रयास करें। तो आपका बच्चा कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, मैं एस्ट्रोलॉजी में इतने टाइम से हूँ, मेरे कौन सा पिताजी फोन करते हैं कि बेटा थोड़ा बहुत तू भी पढ़ लिया कर, देख तेरे को क्लास पढ़ानी होती है? वो करते हैं क्या? वो बिल्कुल नहीं करते। कोई नहीं करता। मुझे आज के टाइम में ना पिताजी पूछते, ना जब पत्नी पूछती, ना ससुराल वाले पूछते, कोई नहीं पूछता कि भाई तू ये कर लिया कर। हम खुद सुबह उठते ही अपने आप लग जाते हैं, कोई ना भी दौड़ाए तो भी लगने लग जाते हैं। ये क्या चीज है? ये इसलिए है कि इसको हमने खुद चुना है। जब आप किसी चीज को क्लैरिटी के साथ, अनक्लियर होकर के नहीं, क्लैरिटी के साथ जब आप खुद चुनते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। जब आप डॉक्टरी प्रोफेशन को खुद स्वयं चुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब इंजीनियरिंग के चीज को आप खुद चुनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, दिक्कत क्या, बच्चा ड्राइवरी करना चाह रहा है, माँ बाप कहते हैं ड्राइवरी भी कोई जॉब है, ये तो बेइज्जती करवाएगा तो ड्राइवर बन के। भाई साहब वो ड्राइवर ही बनेगा क्योंकि उसको मजा ही उस काम में आ रहा है। या तो आप उसका लॉजिक क्लियर करो, नहीं तो ड्राइवर ही बनेगा। चाहे आप उसको कितना मर्जी कह लो कि आप लापरवाही कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, लापरवाही का एक मूलभूत कारण होता है कि काम उसका फेवरेबल नहीं। एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो अनफेवरेबल सब्जेक्ट के साथ रह सकता है, पर लाइफ लॉन्ग वो नहीं रह सकता अनफेवरेबल सब्जेक्ट के साथ। तो समझ गए सुनीता जी? जी गुरु जी। सर समझ गए सुनीता जी? समझ में आ गई। गुरु जी जैसे पांचवें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो फिर सिर्फ सूर्य और गुरु को ही देखकर डिसाइड करेंगे। ओनली एंड ओनली, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो जी भी ग्रह पांचवें में बैठ जाएगा वो तो बलपूर्वक दबाव देगा कि तेरा अंदर का स्वभाव तू ऐसा बना, है ना। जैसे एक जी डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है और वो कहता है अच्छा ये इंजेक्शन ले, अच्छा B12 तेरे अंदर नहीं जा रहा, दे B12 का इंजेक्शन ले, तो उसके अंदर डाल दिया गया। B12 है नहीं पर डाल दिया गया एक्स्ट्रा, और वो एकदम जी से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से पंचम भाव में जो ग्रह बैठता है वो फोर्सफुली उसके आंतरिक स्वभाव में शामिल हो जाता है। जी इसलिए जिन लोगों का पंचम भाव में राहु बैठा रहता है उनकी आंतरिक प्रवृत्ति जो होती है राहु प्रधान हो जाती है। बाहरी रूप से वो नहीं दिखाई देंगे आप, पर आंतरिक प्रवृत्तियां सारी राहु प्रधान। उनको जैसे रिश्वत का मौका मिलेगा तो रिश्वत ले लेंगे बड़े प्यार से, उनको कमीशन का मौका मिलेगा कमीशन खा जाएंगे बड़े प्यार से। जो कितने भी बड़े साधु संत ईमानदार, रात दिन कट्टर ईमानदार भी घूम रहे हैं आजकल, तो चाहे वो कट्टर ईमानदार क्यों ना हो तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये जो चीज आती है ये आपके आंतरिक स्वभाव से ही डेवलप। ये सब चीजें जो आप घूसखोरी देखते हैं, करेक्टरलेस पना देखते हैं, एडिक्शन देखते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, ये सब पंचम पे डिपेंड करती हैं। इस चीज का ध्यान रखें। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद गुरु जी।
किसी को सर ना। जैसे अभी मोक्ष की बात हो रही थी, हाँ, तो सूर्य से हम देखते हैं मोक्ष के बारे में, और अगर किसने सूर्य मोक्ष किस के ही घर में बैठा हो 12th हाउस में, कुमुदनी जी, ये पहले तो ये बताओ, ये कहा किसने कि मोक्ष को लिए हम सूर्य देखते हैं? क्योंकि तो मैंने सर तो मेरे को बोला नहीं। नहीं, मैंने तो बोला नहीं बिल्कुल भी। वो तो पर्पज ऑफ लाइफ की बात चल रही थी, है ना। मोक्ष अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसका सूरज से कोई संबंध नहीं। सूरज अजर अमर है। सूरज का संबंध हमारी आत्मा से है। और आत्मा के विषय में कहा जाता है वो कभी मरती नहीं है। वो केवल और केवल शरीर बदलती है। तो जो मरती ही नहीं है। मोक्ष का अर्थ तात्पर्य है जो ये आवागमन का जो चक्र है, उस आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, ये मोक्ष है। उसका शाब्दिक अर्थ होगा हर तरह का मोह इस संसार से जब आपका समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है। और सूर्य सूर्य कैसे आपका मोह खत्म करेगा? वो तो राज सिंहासन है, सत्ता है, पद है, पावर है, नेम फेम है, सक्सेस है। सूरज तो ये है। और जब जब ये चीज मिलती रहती है, आदमी मोक्ष की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता होगा, तो भाड़ में ये तो प्रवचन सुनना ही नहीं, है ना। तो चाहे उम्र हो ये जाओ उसकी 90 साल, वो नहीं मोक्ष की बात करके राजी, अगर जिसका सूर्य बुलंद है। सूरज जब थैंक डूब यू। जाता है, सूरज जब डूब जाता है तो मोक्ष की बात करता है। यस सर। उल्टा है। हाँ, वेदव्रत जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। सर एक क्वेश्चन था कि जिसकी शादी हो जाती महिलाओं की, तो हम्म। पूछती कि ससुराल से हमारा रिश्ता कैसे रहेगा वहाँ के लोगों से। नहीं, महिला का रिश्ता किसका पूछ रहे हो? महिला महिला का महिला है का महिला का रिश्ता क्या? महिला का रिश्ता ससुराल मैं पक्ष से कैसे रहेगा वेद वहाँ व्रत के जी लोगों से। का क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं। वेद व्रत जी पूछ रहे हैं कि एक महिला की कुंडली देख के कैसे पता लगाए कि उसके ससुराल से बनेगी कि नहीं बनेगी। ये बहुत ही आसान है। ये हमारे स्टूडेंट जवाब दे देंगे। हाँ, है कोई? सर मंगल मंगल बद होगा तो नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा भाव ससुराल होता है। यस, गुड। सेकंड हाउस ससुराल होता है। सेकंड हाउस पर अगर पाप ग्रह बैठा हो, या गुरु या शुक्र ग्रह खराब हो, गुरु या शुक्र खराब हो, या सेकंड हाउस में सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठा हो, तो वे उस महिला की अपने ससुराल से नहीं बनेगी। अब दूसरी बात, अगर पाप ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है पर गुरु और शुक्र कुंडली में अच्छे हैं, तो भी उसकी बन जाएगी। ये ध्यान रखना। यानी कि बैठा हुआ ग्रह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस भाव को बनाने वाले ग्रह इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना। जितना भाव को बनाने वाला ग्रह इंपॉर्टेंट है, बैठने वाला तो सेकेंडरी है। असली पूछ किसको करते हैं? मालिक को पूछते ना। अब मान लीजिए मोनिका जी का एक घर है और वो इन्होंने किराए पे चढ़ा दिया। अब किसी को वो घर खरीदना है, तो किससे बात करेगा? वो ले दे के मोनिका जी से ही बात करेगा कि जी आप ये बेचना चाहते हो तो हम खरीदना चाहते हैं। पर वो किराएदार को जाके नहीं कहेगा बताओ जी रेट लगाओ, हम तो रेट देने को तैयार हैं, क्या प्राइस है इसका। वो कहेगा यार मैं तो खुद किराएदार हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं तो ये बता सकता हूँ कि इसका डिसीजन कौन लेगा। सेम भाव का जो ग्रह होता है वो एक तरह ओनर है, मालिक है। एट लास्ट डिसीजन उसी के हाथ में होना है कि क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। इफ यदि वो प्लेनेट पावरफुल हैं, तो घर में बैठा हुआ किराएदार कैसा भी क्यों ना, वो सब कंट्रोल कर लेगा। कंसेप्ट समझ में आया? जैसे अगर लेडीज के मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, अब आपने देखा, जोश में आ गए और बोल दिया अरे तुम्हारी तो ससुराल से नहीं बनेगी, पर आपने देखना भूल गए कि शुक्र अच्छा है इसका, गुरु अच्छा है इसका। भाई उसकी बनेगी, वो साफ कह देगी, मना कर देगी। इसलिए तो कहता हूं मैं, क्वेश्चन लिखो बड़े प्यार से, शांति पूर्वक, फिर जवाब दो। अभी केवल सुनकर जवाब मत दो।
जो क्वेश्चन आए लिख लो, जवाब मत दो। उस पे बड़ा लंबी लंबी श्वास खींचो और फिर आराम से शांति से देखो कि भाव को बनाने वाले ग्रह कौन से हैं, उनके हालात कैसे हैं। अगर वो पावरफुल है ना, तो उस घर में बैठा हुआ ग्रह कुछ नहीं कर सकता। अगर वो दोनों कमजोर हैं, तो जो ग्रह बैठा हुआ है उस भाव में, वो तो पूरा डैमेज कर देगा। मतलब वो जो चाहेगा उस घर में वो करे। अगर गुरु शुक्र खराब हैं और सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, हो सके ससुराल वाले उसे ही घर से बाहर निकाल, या वो खुद घर से बाहर निकल जाए। इतना झगड़ा हो सकता है कि मार पिटाई की नौबत भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल अब जो चाहेगा वो करे। और मंगल की फिलोसफी है मंगल करे दंगल। तो मंगल तो दंगल करेगा। वो तो जैसे ही वो ससुराल में एंट्री करेगी दंगल शुरू, ससुराल से बाहर रहेगी तो दंगल शांत। फिर दंगल का कोप भवन का पात्र जो है पति को बनाएगी। मतलब वो रुकेगी नहीं, क्योंकि मंगल तो असर दिखाएगा दिखाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है। तो अपनी वाणी से वो जो भी सामने आ गया, पति नहीं मिलेगा तो बच्चों पे टूट पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसका असर होगा ही होगा। इसलिए कभी भी ये केवल देख करके कि फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा है, ये होगा, जल्दबाजी मत करो, गड़बड़ खा जाओ। हाँ मोनिका जी। उदय प्रणाम। प्रणाम। उदय, ये जैसे भाव खाली हो तब भी तो हम उस भाव के ऑनर को ही देखेंगे। हम्म, बिल्कुल। अगर भाव, भाई में कोई भी भाव खाली है हमारा, तो उस भाव के ऑनर को ही तो पूरी चार्ट में देखेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है। हम्म। और आज गुरुदेव हमको अपना नेचर पता चला कि हमारा नेचर सेपरेटिव क्यों है। अरे बाप रे। वो क्यों मुझे सेपरेशन पसंद है, हम्म। आपने जैसे बताया, उस हम्म। हिसाब से मुझे आज क्लियर हुआ कि मेरा नेचर सेपरेटिव क्यों है। हम्म। खैर आज की क्लास आपके लिए नहीं की थी मैंने, ये बताने के लिए कि आपका नेचर सेपरेटिव है। नहीं नहीं, तो कहने का मेरा मतलब ये कि मेरे फिफ्थ हाउस में मेरा इनर नेचर कैसा है। फिफ्थ हाउस से आपने बताया कि मेरा फिफ्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो मुझे सेपरेशन क्यों पसंद है वो आज मेरा डाउट, मतलब खुद मैं क्लियर हुई कि आखिर रीजन क्या है। तो शादी में क्या फिफ्थ हुआ था? हाउस, जिस शादी का जिस दिन सेलिब्रेशन था, कोई आंधी आई थी, कोई बरसात आई थी, कोई रूस गया था, कोई परेशान हुआ था, कोई ऐसा इवेंट हुआ था, कोई अड़ोस में पड़ोस में कोई झगड़ा, कोई फसाद? शादी से पहले थोड़ा घर पे जो भाई साहब की हमारी डेथ हुई थी, हाँ, कितने दिन पहले? 6 महीने पहले। अच्छा, चलो। अक्सर जिनका सर शनि पंचम में होता है, उनके उस दिन शादी के अंदर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन में भी दिक्कत होने के चांस बन जाते हैं। कुछ लोगों के चांस बरसात आ थे जाती। लेकिन हुआ नहीं था, चांस थे, प्रबल चांस थे कि उस दिन कुछ दंगल होगा, अच्छा। लेकिन चांस ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, शादी से पहले थोड़ा मेरे भाई साहब एक्सपायर कर गए थे। तो नहीं सर, उसमें एक चीज है कि फिफ्थ हाउस का सूर्य और गुरु को भी तो देखेंगे कंडीशन कैसी है। किस चीज के लिए? जैसे ये कह रहे हैं शनि बैठा है फिफ्थ हाउस में, जी। तो शनि का तो सेपरेटिव हो गया, मगर मगर सूर्य और गुरु को भी तो देखेंगे, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उनकी पावर क्या है। हाँ बिल्कुल देखी जाएगी। वो मोनिका जी ने देख लिया होगा अपने आप ही, है ना? वो भी देखा जाएगा। आप राइट। ठीक कह रहे हैं। हाँ वरुशाली जी। हाँ वरुशाली जी। नेट खराब लग रहा है उनका। जी गुरुजी, मुझे ये हाँ हाँ, हाँ। मेरा नेट खराब है। अभी हाँ आ रही है बोलिए। आवाज? हाँ हाँ। हाँ, जैसे सातवां खाना है वो विवाह के लिए, हम लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं। तो ठीक है। ससुराल के बाद लड़की के लिए उसका दूसरा खाना, यानी कि सातवें खाने का दूसरा खाना 8वां भाव नहीं आएगा, क्योंकि नहीं लाल खुद की ला, फैमिली जो ला, है, पिता की जो फैमिली है, वो ना ना दूसरे भाव से देखी जाती है ना। वरुशाली जी, वो वैदिक में, वो नमांश में वो अलग कंसेप्ट है। इधर लाल किताब में तो सीधा स्ट्रेट अवे है।
अच्छा, ठीक है, इधर तो बस मैंने कंफ्यूजन कर दिया। कोई बात नहीं, रट्टा मार लो इधर। वैदिक में तो क्या बहुत अलग तरीके से स्टेप चलता है उसमें, नवमांशा में, और क्यों यहाँ नवमांशा का जिक्र नहीं है तो वो फार्मूला नहीं लगता। सेकंड हाउस को यहाँ पर सिर्फ आवाज कहा गया है कि आवाज है। अब आवाज कैसे देते हो? अब झगड़े की जड़ तो आवाज ही है ना। आप किसी को, अपने से बड़े को आवाज गलत तरीके से दोगे तो झगड़ा होगा ही होगा। या रेस्पॉन्ड कैसे करते हो आप, कि रेस्पॉन्ड मुश्किल, ये मतलब नहीं है कि कोई आपको क्या कहता है क्या नहीं, वो कहता रहे, पर आप उसको रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति का रेस्पॉन्ड जो होता है ना वो ठीक नहीं। इसीलिए कहा गया है कि उसकी ससुराल से नहीं। पुरुष के लिए राहु उसकी ससुराल है, पुरुष के लिए राहु उसकी ससुराल है। अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो उसकी ससुराल से अच्छी बनेगी, नहीं तो उसमें भी दिक्कत रहेगी। राहु को साला भी कहा गया। अगर राहु अच्छा है तो साले से अच्छी सेटिंग बैठेगी, बढ़िया अच्छी पैठ बन जाएगी। तो जब साले से अच्छी बनेगी तो ससुराल वैसे ही ठीक हो गई। तो पुरुष के केस में राहु ससुराल का रोल निभाता है, और लड़की के केस में सेकंड हाउस अपना पूरा रोल निभाता है। तो फिर जो औरतें होंगी जिनके ससुराल से उनको काफी मार पीटाई या फिर लिटिगेशन वगैरह ये सारी चीजें भोगने को मिलती है, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उनका दूसरा भाव जो है, दूसरा खाना जो है वो पाप ग्रहों से ग्रसित है और उनका सूर्य गुरु भी बहुत डेफिनेटली, पीटा हुआ है? डेफिनेटली वर्षाली जी, सूत्र को लगा के देख लेना। कोई जी। महिलाएं आपकी, कोई भी लेडीज आपके पास आए जो ये कहे कि मेरे ससुराल वालों के साथ ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया मेरे साथ, या जिन्होंने मार पिटाई कर दी, या उसकी ससुराल में अनबन रहती है, आप उनका केस उठा के, उनकी कुंडली उठा करके देखिएगा, आपको जो ये सूत्र बताया हूबहू लगा हुआ मिलेगा। जी। और गुरुजी, मेरा आज का ये सवाल था कि जैसे आत्महत्या के केसेस होते हैं तो जी, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है? जैसे कोई अपने आप को जला लेता है या फिर कोई फांसी लगा लेता है, पहले तो तो ये वो देखो। केसेस के हाँ लिए। हाँ, मैं समझ गया, समझ गया। पहले तो ये देखो, ये शब्द अपने आप में ही कुछ कहता है। आत्म हत्या यानी कि अपनी हत्या स्वयं करना। शरीर, आत्मा को शरीर से अलग करना, बलपूर्वक अलग करना। अब आत्मा शरीर से अलग हो नहीं रही है, बट उसको बलपूर्वक अलग करना, जिसे कि एक पाप कर्म माना गया है हर धर्म में, हर शास्त्र में। पर हमारी चर्चा का विषय ये नहीं। हमारी चर्चा का विषय ये है कि आत्महत्या व्यक्ति करता क्यों है। अब आप सभी लोग कहेंगे जी ऐसा है, वो बेचारा दुखी होगा जब भी तो आत्महत्या कर रहा है। नहीं, कौन कौन से ग्रहों के कमजोर होने के कारण व्यक्ति के चांस बढ़ जाते हैं आत्महत्या के, तो उसमें से सबसे प्रमुख है सूरज और चंद्रमा। जिस भी व्यक्ति का सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ गड़बड़ हो जाएं और मंगल पावरफुल हो जाए, उल्टा बोल रहा, मंगल कमजोर नहीं होना चाहिए। मंगल कमजोर वाला आदमी आत्महत्या नहीं करके राजी किसी भी सूरत में। चाहे उसके दो जूते ऊपर से दिन में सुबह मारो, चाहे दो शाम को जूते मारो, वो जिंदा रहना चाहता है। वो कहेगा कोई बात नहीं, डेली की रूटीन में भोग लूंगा। मंगल पावरफुल होना चाहिए, सूर्य चंद्रमा कमजोर होने चाहिए, वो कुंडली सीरियस हो जाती है। अगर वो कभी धमकी दे तो उसकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। खास करके शनि चंद्रमा का योग, शनि चंद्रमा का योग ये सुसाइडल टेंडेंसी का योग है। टेंडेंसी बताया, टेंडेंसी का मतलब है ये कई बार है ना बेवकूफियां दिखाते हैं, सुसाइड करने की जो है बार बार कोशिश करते रहते हैं, या उनके मन में ख्याल आते रहते हैं ऐसा कि यार इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, है ना। जैसे एक मैं लेडीज को जानता हूँ, वो लेडीज बार बार कहती मेरा मन करता है मैं अपने आप में आग लगा लूं, मेरे तन मन में आग लग जाती है। अब वो बार बार जो है आग लगा देती।
अरे मैंने कहा ये क्या तकिया कलाम पकड़ लिया कि मेरा मन करता मैं आग लगा लूं, मतलब खुद को आग लगा लूं। तो मैंने कहा इसमें क्या वो हो गया। तो ये ख्यालात आना, तो ये चंद्रमा और सूर्य की कमजोरी, मंगल का पावरफुल हो जाना, ये होता है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलती एक कर जाते हैं, वो मंगल को सोचते हैं कि मंगल कमजोर होना चाहिए। मंगल कमजोर नहीं। अपने आप को खत्म करने के लिए बहुत बोल्डनेस की जरूरत चाहिए। कमजोर मन का आदमी कभी भी स्वयं को अपने आप नहीं मारता। कमजोर व्यक्ति यानी मंगल की कमजोरी, डरपोक व्यक्ति कभी भी अपने आप को नहीं मारता। आत्महत्या को वो अपना सकता है जिनका सूरज, सूरज यानी आत्मा, चंद्रमा, चंद्रमा यानी मन, आत्मा भी कमजोर है और मन भी कमजोर है, दोनों चीजें कमजोर है। पर मंगल मजबूत है यानी बोल्ड है, वो देखा जाएगा। जाओ भाई, चलती गाड़ी के नीचे कूदो, जाओ वहां पे। अब ये भी तो हिम्मत का काम है कोई हंसी खेल है क्या? अच्छा, जिन्होंने ड्रामा करना होता है वो अपना जब भी पटरी के नीचे जाते हैं अपना टिफिन साथ में लेके जाते हैं खाने पीने का, क्योंकि उन्होंने मरना तो होता नहीं है, वहां जाके शोर मचाना होता है। ठीक है ना, जोर जोर के हल्ला मचाते हैं। ये हमने खुद देखा एक बार। पुराना समय, हम बहुत यंग थे, शायद पढ़ते थे, उस टाइम की बात है। एक लेडीज जोर जोर के दूर से ही आई चिल्लाती हुई और रोने लग गई, और दूर से ही कह रही है कि मैं मरूंगी। तो मरूंगी तो अब आपको पता ही है, अब कौन मरने देगा जब पहले से ही कह रहा है, और ट्रेन आई नहीं। तो ट्रेन आई नहीं है तो ट्रेन आने में टाइम है, पर वो जोर जोर के चिल्ला रही है कि भाई मैं तो मरूंगी आज, तो आज मुझे कोई नहीं रोके, खबरदार कोई मुझे रोके तो खबरदार। तो लोगों ने दूर से समझाया कि भाई रहने दो, कोई बात नहीं, प्लान पोस्टपोन करो, आज हम आए हुए हैं तो हमारे कहने पे पोस्टपोन कर लो। कहती है आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो लोगों ने कुछ देर तक ड्रामा देखा, पर जब जैसी ट्रेन आने वाली हुई, लोगों ने हाथ पकड़ा और भगा दिया उस हैं। तो बाद में उसने वहां पे रेलवे स्टेशन पे ड्रामा पूरा किया कि मैं घर से दुखी हूँ और ऐसा वैसा, ये सब उल्टा सीधा हो गया मेरे साथ, और पति मेरे को पीटता है और ये करता है। खैर मामला सारा घरेलू था। पर वो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो मरना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई मेरी हेल्प करे और मुझे कोई बचाए। और हमने देखा है कि जो भी मरने वाला होता है तो कानो कान खबर ही नहीं लगने देता। वो इतना सडन काम को कर देता है कि जो साथ वाले भी कभी कभी सोच भी नहीं पाते। साथ खड़ा एकदम कूद जाएगा और लोग पकड़ भी नहीं पाते, मतलब इतना इंस्टेंट वो लोग काम कर जाते हैं। तो पर आत्महत्या बहुत गलत है। और मैं तो कहूंगा, जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव हर एक के लाइफ में आते हैं, इसका मुकाबला डट के करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र इसको बहुत गलत मानते हैं। हमारा सनातन धर्म इसको बहुत गलत मानता है, आत्महत्या को पाप मानता है। और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती और उसको प्रेत का जीवन बिताना पड़ता है, कई वर्षों तक वो प्रेत योनि में रहता है और बहुत भटकन की स्थिति में रहता है। उसको, उस आत्मा को बहुत भूख प्यास का सामना करना पड़ता है, उसको कोई तृप्ति नहीं होती। तो उनको बहुत समय तक फिर नया शरीर प्राप्त नहीं होता है, और अगले शरीर, अगले जन्म में भी उनको बहुत यातनाएं पास्ट की सहन करनी पड़ती है। इस जन्म में जो आप अच्छा कर्म करोगे, जो वो कर्म ही आपकी मेमोरी बन जाए, वो आपके कर्म ही आपके संस्कार बन जाएंगे, और अगले जन्म में ये सब चीजें काम आने वाली हैं जो आज आप अच्छा करोगे। अगर मरने मारने का ड्रामा करोगे, मरने मारने की कोशिश करोगे, तो वही चीज आपके अगले जन्म भी मेमोरी में जाएगा। अगली बार भी आप वही ड्रामा रच के खड़े हो जाओगे। तो कब तक मरते रहोगे और कब तक करोगे? बेटर है कि अपना कर्म जो भुगतान है वो करके चलो, जितना निपट जाए उतना ठीक है। हाँ हाँ, गुंजन जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर वो सेकंड हाउस में आप ने बताया ना कि वो सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो फिर ससुराल से नहीं बनती।
अब ससुराल से पीड़ित हो रहा है या ये जातक ससुराल को पीड़ित कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अब आप बुरे बैठे हैं तो ये तंग हो रहा है, दोनों गुड चीजें हो सकती क्वेश्चन, है, कैसे पता लगा? गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर पाप ग्रह बैठा हुआ है तो वो महिला उस ससुराल में रहना पसंद नहीं करती, वो चाहती मैं अलग रहूं, मतलब सास ससुर से अलग रहूं, सास ससुर का ज्यादा इंटरफेयर मेरी लाइफ में ना हो। इनका क्वेश्चन है कि सेपरेटिव कौन बनेगा, तो सेपरेटिव लड़की बन जाती है। सेपरेटिव का मतलब कि मुझे नहीं चाहिए, मैं एक सारे परिवार के बीच में नहीं रह सकती। अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, गुरु और शुक्र ठीक बैठे हुए हैं, तो वो अपने किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में, किसी भी तरह के ससुराल में बड़े आराम से रह लेगी, और उसकी इच्छा नहीं रहती कि मैं अलग थलग। जैसे अक्सर देखा होगा कि बहू नई नई बहू आती है और कुछ ही समय बाद, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ही वो डिमांड कर देती है कि साहब मुझे तो अलग रहना है। और वो छोटी छोटी बातों पर या किसी बड़ी बात पर भी उस बात का बहुत बुरा मान जाती है कि मुझे मेरी सास ने या ननद ने या हस्बैंड ने ये कर दिया वो कर दिया। कह के कुछ चीजें जेन्युइन होती है, कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा लिया जाता है। दोनों ही स्थितियों के अंदर वो अलग होना चाहती है कुल मिलाकर के। तो वो देखो, मंगल हो चाहे शनि हो चाहे राहु हो चाहे केतु, ये पाप ग्रह हैं। मंगल शनि राहु केतु, ये चारों पाप ग्रह हैं और चारों में सेपरेटिव हूं। अब आप ऐसे समझ लो, मंगल के साथ ये रहता है कि वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करवा देता है, शनि चुपचाप दाएं बाएं निकल लेता है मौका देख करके, राहु जो है आग में घी डालने का काम करता रहता है, कभी बहुत अच्छा कर देगा संबंध, कभी बिल्कुल खराब कर देगा। तो ये इस तरीके से हर ग्रह अपने नेचर के अनुसार उनकी लाइफ में दिक्कत देता है। अब घर वाले परेशान हैं कि नहीं, अगर गुंजन जी का प्रश्न है तो मैं बता दूं, अगर बहू मंगल बद वाली है तो परेशान है ससुराल वाले, और मंगल नेक है तो फिर वो खुद परेशान। बहुत देखने का आसान तरीका है। ठीक है, थैंक यू। देखो कहानी घर घर की है, इस पे भी एक फिल्म बनाई चाहिए प्लैनेट्स को लेकर के। ये जो घर घर की कहानी है इसमें प्लैनेट्स का असर बहुत है, ये केवल ऐसे ही नहीं हो रहा है, सब चीज के पीछे प्लैनेट्स है, एक हिस्ट्री है। हम महिलाओं को खामखाई जिम्मेवार ठहराते हैं। एक मेरी कजन है, वो बचपन में थी जब, सही मैं कहता था इसकी अपने ससुराल वालों से नहीं बनेगी, शादीशुदा हो चुकी नहीं बनती है। सारे कहते थे तुझे कैसे पता, जबकि वो मुझसे बहुत अच्छा बोलती है बेचारी, कभी मेरे से झगड़ा नहीं करती कभी भी। बट अब क्या करे, प्लेनेटरी पोजीशन है तो है, अब वो किसी ना किसी रूप में किससे कहाँ भिड़ जाएगी कोई पता थोड़ी है, कहाँ संबंध अच्छे नहीं होंगे कोई पता थोड़ी है। तो वो उनकी डिमांड हो जाती है। हाँ, इतना मैं जरूर सजेशन दूंगा, अगर अपने घर में कोई बेटी है और उसका आप ऐसा देखते हैं, काउंसलिंग जरूर करें, उनको मोटिवेट करें कि कैसे रिएक्ट कैसे करना, उसकी उसकी थेरेपी करें, हैं डॉक्टरी भाषा में उनको थेरेपी देते रहें कि रिएक्ट कैसे करना, फास्ट रिएक्ट नहीं करना। आप कहोगे क्या समझाऊं, उन्हें कहो बेटा रिएक्शन देनी एकदम से तो रिएक्शन ही नहीं देनी है। सास कह रही है छोले बनने चाहिए भटूरे बनने चाहिए, अगर नहीं बनाने तो उस समय मना मत करो, कह दो अच्छा जी बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल करते हैं, आधा घंटे बाद घूम के आओ और फिर कहो जी रसोई में फलाना सामान नहीं है, तो प्रोग्राम को पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट वीक बनाएंगे, मना मत कर। तो क्या होगा, झगड़ा नहीं। और अगर आपने एक्शन का रिएक्शन तुरंत दिया तो चीज ज्यादा खराब हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ चीजें काउंसलिंग करने से भी ठीक हो सकती हैं। हर चीज के पीछे, रेमेडी के पीछे नहीं भागना चाहिए, हर चीज के पीछे जिम्मेवार रेमेडी नहीं होती। जहां पर आप काउंसलिंग कर सकते हो काउंसलिंग जरूर कीजिए, मैं आपको यही कहूंगा।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। सर एक नेक्स्ट, क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, वो तो उच्च के हो जाएंगे, हाँ जी। और और उसके साथ में राहु बैठ गए जी, तो क्या सिचुएशन होगी? ग्रहण लग गया। अब गुड़ के साथ गोबर मिला दिया बस, जिसे कहते हैं गुड़ गोबर हो जाना है। तो वो चंद्रमा उच्च का चंद्रमा उच्च जैसा नहीं रहता बस, ठीक है ना। तो उस लड़की का कैसा रहेगा इन लॉज में? अब आप देख लो, जब राहु आ गए तो राहु क्या करेगा, इन लॉज क्या, इन लॉज उससे दुखी कभी रहेंगे, वो इन बहुत लॉज से दुखी रहेगी। कभी बहुत बनेगी, कभी तो नहीं बनेगी। देखो जी, वो इन लॉज से दुखी रहेगी, इन लॉज उससे दुखी रहेंगे। गुरुजी एक गुरु आखिरी जी, प्रश्न। अ, जी। जैसे मैंने एक व्यक्ति की कुंडली को देखा कि उसकी कुंडली में मंगल बद तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसकी अगर आप हथेली देखेंगे तो जैसे आपने कहा था कि ये लाइन दोनों मैच होनी चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए, तो सेपरेट नहीं होने चाहिए, तो वो वाला लक्षण हाथ में नहीं दिखाई देता है। तो इसको हम लोग कैसे देख नहीं नहीं, सकते हैं? हाथ से ज्यादा वो मत देखो, आप उसकी कुंडली के ऊपर रहो, है ना। हाथ एक पामिस्ट्री अलग ही विज्ञान है, क्योंकि हाथ में ये तो मैंने लाइनें बता दी। हथेली का साइज क्या होना चाहिए, चकोर है, लंबी है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो आर्टिस्टिक है। 7 प्रकार के हाथ होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर से पता चलते हैं। ये अपने आप में ही पामिस्ट्री डिफरेंट साइंस है, तो उस पर अभी आप वो ना करें। आपने अगर ज्योतिष पढ़ा है तो आप ज्योतिष पे ही रिलाय करें। हाँ, लक्षण उसी से मिला लें, उसी से पूछ लें। और मंगल बद के लक्षण पूछने हो तो उसके घर वालों से पूछ ले, उससे मत पूछें। वो सारे मिलके बताएंगे आपको कि क्या करता है क्या नहीं, है ना। मंगल बद बद जो है ना, छिपाए नहीं छिपता, सारा परिवार उसकी कहानियां सुनाता है, वो बड़ा याद किया जाता है ना। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।